दोस्तों, साहिल लुधियानवी का एक बहुत फेमस शेर है। लाख बर्क गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल कर रहेंगे जो खिलने वाले हैं। बात है इंदौर की एक लड़की की, जिन्होंने अपने सारे ऑड्स, महिला होने के नाते, लड़की होने के नाते, जिंदगी में जो ऑड्स देखने को मिलते हैं, उसके अलावा भी एक व्यावसायिक परिवार से, एक बिजनेस फैमिली से निकल के पहले तो इंजीनियरिंग की, उसके बाद सिविल सर्विसेज, जो वो बहुत दिली इच्छा थी उनकी करने की, उसकी डायरेक्शन में आती हैं। और एक लंबा 6 से 7 साल का स्ट्रगल, जहां पे तमाम यूपीएससी के मेंस, तमाम स्टेट्स के मेंस, और उसके बाद एक वो दिन आता है जब वो एमपीपीएससी 2019, यानी कि जो मध्य प्रदेश की जो सिविल सर्विसेज है, स्टेट सिविल सर्विसेज 2019 में वो असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पे नियुक्त होती हैं। और ये जो लंबा संघर्ष है, जो उन्होंने अपने समाज, परिवार, सोसाइटी, या चूंकि वो वर्किंग थी तो अपने वर्किंग क्षेत्र में भी जो देखा, उस संघर्ष से उन्होंने पार पाने में, यानी सफलता पाने में उन्होंने विजय हासिल की। और आज हमारे सामने मयूरी भागनानी जी हमारे साथ उपस्थित हैं, जिन्होंने एमपीपीसीएस में 2019 जो हाल में रिजल्ट आया, उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पे वो नियुक्त हुई हैं। तो मयूरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल पे। थैंक यू सर, थैंक यू। मयूरी जी, देखिए, बहुत से क्वेश्चन बहुत क्लीशे होते हैं, है ना। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि ये स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी, पर मैं कुछ ऐसी बातों पे आपसे डिस्कशन और आपसे आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगा, जो छात्रों को बहुत ज्यादा इंगेज भी करते हैं, और दूसरा, वो छात्र जानने में ज्यादा रुचि रखते हैं। तो पहली बात कि मैं इंट्रोडक्शन बाद में करूंगा, पहले आपके वर्किंग प्रोफाइल से मैं शुरू करना चाहूंगा। आप स्टडी आईक्यू का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रही। हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य जो स्टेट पीसीएस का जो मैटर था, पूरी तरीके से ड्राफ्ट करने में और इतना बेहतरीन प्रोडक्ट हम छात्रों के लिए, स्टडी आईक्यू के लिए सामने लाने में आपने योगदान दिया। तो पहली बात ये कि वर्किंग प्रोफेशनल होते हुए किसी परीक्षा को क्रैक करने में, एक स्ट्रेटजी क्या आपने फॉलो की, बी किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और सी, माफ कीजिएगा मैं बहुत सारे लेयर्स आपको दे रहा हूं, कि उससे आपने निजात कैसे पाई, और आपका जो कहते हैं ना कि मोड ऑफ मोटिवेशन क्या था इस दौरान। सर, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब मैंने टीचिंग स्टार्ट करी थी तो पहला प्लेटफॉर्म जिस पे मैंने पढ़ाया वो स्टडी आईक्यू था। और मैं ये मानती हूँ कि इतना लंबा जो स्ट्रगल रहा 6-7 सालों का, उसमें एक बहुत बड़ा रोल टीचिंग ने प्ले किया है मुझे मोटिवेटेड रखने के लिए। क्योंकि आई फील दैट टीचिंग इज माय सोलेस, जहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा कंफर्ट मिलता है इवन इन द पीरियड ऑफ क्राइसिस। तो स्टडी आईक्यू हैज प्लेड अ बिग रोल इन कीपिंग अप दिस मोटिवेशन थ्रू आउट द स्ट्रगल। दूसरी चीज ये कि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो मैंने उन टॉपिक्स से पढ़ाना शुरू किया था जो मुझे पर्सनली थोड़े डिफिकल्ट लगते थे, जी। सो दैट आई गेट एन एज ओवर इट। तो जी। जो लोग भी पढ़ाई के साथ में वर्किंग हैं, उनके लिए मुझे ये लगता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप प्रोफेशन में हैं, उसको इस तरह से मैनेज कीजिए कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं ना, उससे कहीं न कहीं वो लिंक्ड हो। क्योंकि दैट आल्सो हेल्प्स यू इवन इन इंटरव्यू। क्योंकि जी। मुझसे इस बारे में भी कई सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू में हुए थे। तो मैं क्या करती थी कि मैं अपना थोड़ा-सा टाइम निकाल लेती थी टीचिंग के लिए, और बाकी टाइम मैंने जो पढ़ाया है उसी को डिलीवर करने के लिए जो भी कंटेंट वगैरह प्रिपेयर करना होता था, उससे मेरे साथ के साथ नोट्स बनते जाते थे। ओके। इसीलिए आई से दैट टीचिंग इज़ माय सोलेस, क्योंकि इसने मुझे मेरे लक्ष्य से दूर भी नहीं किया, और इनफैक्ट मुझे हर पॉइंट पे मदद ही करी है। तो ओके। आई यूज्ड टू बैलेंस इट लाइक दैट कि ओके। अगर करंट अफेयर्स करने हैं तो सुबह कुछ भी काम करते-करते करंट अफेयर्स देख लिए, और इस तरह से पूरे दिन का उस हिसाब से मैनेजमेंट करती थी। अच्छा, वो कहते हैं ना कि मेकिंग एवरी सिंगल सेकेंड काउंट, एक उस करेक्ट। पे आपने फोकस किया। दूसरा, आपसे बात करते समय जो आपने एक लाइन बोली कि जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता था, आपने उस पे काम किया। वो है ना विवेकानंद की कोटेशन की, डरो मत, सामना करो। करेक्ट। वो उसका बहुत प्राइम एग्जांपल है। अब आते हैं हम अपने इस क्वेश्चन को, जो अमूमन शुरुआत में पूछा जाता है। आप इंदौर से हैं, दिल्ली के एक प्रतिष्ठित संस्थान पे आपने इतना ज्यादा बेहतर का काम किया, भी आपने अपना जर्नी भी बताया। शुरुआती शिक्षा दीक्षा आपकी कहां से थी, और आप जब इंजीनियरिंग की तरफ आई तो वो किस चीज ने आपको मोटिवेट किया, और यूपीएससी की तरफ किस चीज को आपने मोटिवेट, किस घटना ने या इवेंट ने, किस बात ने आपको मोटिवेट किया कि आप सिविल सर्विसेज की तरफ तैयारी करें और सिविल सर्विसेज की तैयारी करें।
सर मैं इंदौर से हूँ, तो जी। मेरी जो भी पढ़ाई हुई है इंदौर से ही हुई है। ओके। इंदौर से मेरी स्कूलिंग हुई, इंदौर से ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। जब मैं 10th 11th में थी, मैं क्योंकि आप लोगों को सभी को पता है कि मैं सिंधी कम्युनिटी से बिलॉन्ग जी, करती हूँ जी, जी। एंड सिंधी कम्युनिटी बेसिकली मेजॉरिटी देखा जाए तो बिज़नेस कम्युनिटी होती है एंड सेम इज़ माइन। तो मेरे घर वाले भी बिज़नेस से रिलेटेड काम में हैं अभी। हुँ, बट हमारे यहाँ पे कभी भी इस चीज़ का प्रेशर नहीं था कि पढ़ाई में क्या करना है, हुँ, हुँ। एजुकेशन में क्या करना है, करियर में क्या करना है, इसका कभी मैंने प्रेशर फ़ील नहीं किया। 10th में मैं हमेशा से अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, 10th में अच्छे स्कोर्स आए। उसके बाद मुझे मैथ्स में बड़ा इंटरेस्ट था, फिज़िक्स में इंटरेस्ट था, तो आई ऑप्टेड फॉर पीसीएम एंड आई वाज़ नॉट वेरी अवेयर ऑफ द करियर चॉइसेस एट दैट टाइम। तो जब पीसीएम स्टूडेंट तब लेता था, तो यही सोच के लेता था कि इंजीनियरिंग करनी है। तो आई वेंट फॉर दैट एंड उसमें एक बहुत बड़ा रोल मैं ये मानती हूँ कि जब मैंने 12th में थी मैं, तब आई had got the highest scores in the whole district। तो मैंने टॉप किया था डिस्ट्रिक्ट एंड दैट वाज़ अ मेजर शिफ्ट जहाँ से मेरी फैमिली को थोड़ा-सा ध्यान मेरी तरफ गया, मेरे एजुकेशन की तरफ कि हाँ, कुछ तो अच्छा चल रहा है यहाँ पे। बिल्कुल। अदरवाइज़ इट वाज़ नेवर इन सो मच लाइट। तो वहाँ से मैंने फिर सोचा कि इंजीनियरिंग करनी है और इंजीनियरिंग करते-करते जब 2nd 3rd ईयर में आई, 3rd ईयर में आके समझ में आया कि कोई भी स्ट्रीम ले लो, कोडिंग ही करनी पड़ती है हुँ, हुँ, ज़्यादातर। हुँ। तो बिल्कुल। वो वो मुझे सूट नहीं कर रहा था बिकॉज़ आई फाउंड वो कहते हैं ना मार्क्स का एक है कि अलिनेटेड फ़ील करने लगते हैं। यस। तो आई फेल्ट द सेम कि मुझे वो अटैचमेंट वो डिटैच्ड सा फ़ील हो रहा था। तो आई कुड नॉट फाइंड कि ये इसके साथ मैं अपनी लाइफ़ काट सकती हूँ। आई डिड नॉट थॉट कि ऐसा कुछ कभी होगा। तो इंजीनियरिंग ने मुझे उतना फिर आगे जाके अट्रैक्ट किया नहीं। 3rd 4th ईयर में समझ में आया कि इसके साथ लाइफ़ नहीं मैं जी पाऊँगी। तो आई थॉट फॉर करियर ऑप्शंस कि और क्या हो सकते हैं। देन आई केम टू नो अबाउट सिविल सर्विसेज़। इनफैक्ट जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी तो वन ऑफ माय फ्रेंड सजेस्टेड कि यू शुड गो फॉर सिविल सर्विसेज एंड जब इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे तब कुछ परमिशंस वगैरह लेने के लिए हम कलेक्टर ऑफिस जाते थे उस समय। तो आई सॉ मेनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड दैट वाज अ बिग मोटिवेशन फॉर मी कि हाँ, ये एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। एंड व्हेन आई फाउंड आउट कि सिलेबस क्या है, किस तरह की चीजें होती हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट। क्योंकि मैंने पहले कभी उस तरह से सोचा ही नहीं था कि ये सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने में अच्छे लग सकते हैं। जी। तो अल्टीमेटली दैट ड्रू मी टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज़ एंड पढ़ाई में अच्छी थी, तो आई वांटेड टू गो इंटो दिस एडमिनिस्ट्रेशन थिंग। ओके। एक चीज़ मुझे ध्यान रही थी जब आपने कहा कि इंजीनियरिंग वाज़ नॉट योर कप ऑफ टी और फिर आपने सिविल सर्विसेज़ की तरफ ओरिएंट किया, सिलेबस देखा। तो इससे जुड़ा एक प्रश्न है कि जैसे हम अभिमन्यु की बात करते हैं और चक्रव्यूह की बात करते हैं, तो जो सबसे प्रमुख किला होता है, वो होता है प्रीलिम्स का। तो करेक्ट। प्रीलिम्स की आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? और अगर कोई स्पेशल बात इससे जुड़ी आपको छात्रों को बताना चाहती हूँ, चूंकि ये हमारा स्टडी आईक्यू पीसेस का जो प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे हमारे पेड कोर्सेज के बच्चों के द्वारा और उन बच्चों के द्वारा जो हमारे लिए एकलव्य की तरह हैं, जो कहीं दूर से देखते हैं, वो सब देखते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? और कोई स्पेशल बात अगर जो और ध्यान रखनी हो, वो क्या आपको लगती है एमपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए? सर मैं एक चीज़ आपको पहले मेंशन कर दूँ कि मैंने जब प्रिपरेशन करी थी, मैंने कभी ये सोच के प्रिपरेशन नहीं करी थी कि मैं पीएससी दूँगी। ओके। मैंने हमेशा ये सोच के प्रिपरेशन करी थी कि मैं यूपीएससी ही अटेम्प्ट करने वाली हूँ। आई वाज़ नेवर थिंकिंग कि मैं एमपीपीएससी दूँगी। तो मैंने जो प्रिपरेशन करी है ना, वो यूपीएससी के हिसाब की करी है। तो हम्म। हुआ कुछ यूँ था, मैं आपको थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट बता दूँ कि यूपीएससी में मैंने जब पहला अटेम्प्ट दिया था, तो मैंने बिल्कुल प्रिपरेशन के साथ नहीं दिया था। तो आई फेल्ड मिज़रेबली इन द प्रीलिम्स। सेकंड अटेम्प्ट जब मैंने यूपीएससी का दिया, तो मैंने काफ़ी अच्छी तैयारी के साथ दिया था। सारी स्टैंडर्ड बुक, सारा करंट अफेयर्स, सब कुछ बहुत एट द टॉप करके दिया था एंड आई क्लियर्ड दैट। आई रोट दैट ईयर्स मेन्स आल्सो। 2019 की बात कर रही हूँ। 2020 मैंने 2020 में भी मैंने अच्छे से मेंस दिया एंड आई वाज़ एक्सपेक्टिंग एन इंटरव्यू कॉल ड्यूरिंग दैट, जी। 2020 के मेंस के दौरान। तो काफ़ी ऐसा थोड़ा-सा ड्रामेटिक सा सीन हो गया हम्म। था कि 2020 का जब मैंने मेंस दिया, इंटरव्यू का रिज़ल्ट आने को था, उस टाइम पे मैंने पीएससी के लिए फॉर्म्स भरे थे, उसका प्रीलिम्स हो चुका था, मेंस देना था 2019 का। उस टाइम पे जब मेरा मेंस चल रहा था एमपीपीएससी का, उसी दिन 2nd या 3rd पेपर के दिन यूपीएससी का रिज़ल्ट आया एंड आई फेल्ड इन दैट। मेरा नहीं हुआ था इंटरव्यू में व्हिच आई वाज़ वेरी मच एक्सपेक्टिंग। तो हम्म। कुछ ऐसा हुआ था कि एमपीपीएससी मैंने सिर्फ यूपीएससी के
प्रैक्टिस और यूपीएससी की पढ़ाई से दी थी। तो जब मैंने एमपीपीएससी में लिखने जा रही थी अगले दिन पेपर, उसी के 1 दिन पहले मेरा रिजल्ट आया, आई वाज़ वेरी शैटर्ड। तो मैंने पढ़ाई कुछ नहीं करी पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 आगे के पेपर्स के लिए, क्योंकि आई वाज़ इमोशनली ड्रेन्ड आउट। तो यस। जो आप पूछ रहे हो एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए, तो मैंने उसके लिए कभी अलग से पढ़ाई नहीं करी। मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ाई करी, एंड व्हाट आई डिड इन दैट कि मैंने करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ती थी और साथ में एक लोकल न्यूज़पेपर पढ़ती थी। दूसरी चीज़ कि सिलेबस के ऊपर फोकस किया कि जो भी ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पे कन्वर्ज करता है यूपीएससी और एमपीपीएससी का सिलेबस, उन पॉइंट्स पे ज़्यादा फ़ोकस किया था। एमपी पे ज़्यादा फ़ोकस किया था एमपीपीएससी के लिए, क्योंकि मैंने जब पास्ट ईयर पेपर्स देखे थे, तो एमपी के काफ़ी सारे क्वेश्चन्स आए थे उसमें। तो एमपी पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस किया था, एंड रेस्ट जब 2019 का सिलेबस था, वो बहुत कुछ यूपीएससी से सिमिलर था। ओके। तो आई प्रैक्टिस्ड मोर प्रीलिम्स के टाइम पे जितना हो सकता था टेस्ट सीरीज़ वगैरह में, एंड आई फोकस्ड मोर ऑन द कोर सब्जेक्ट्स जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उस पे ज़्यादा फ़ोकस किया था मैंने, एंड करंट अफेयर्स। तो 2 चीज़ें मुझे जो इसमें लर्निंग लगी, एक कि जो वो दोहा है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होतु सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। और दूसरा जो आपने दूसरी बात बोली कि आपको जो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन वाली जो बात है कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन अक्सर जो छात्र अभ्यर्थी होते हैं इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन अप्रोच मोड में ही रहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिविल सर्विसेज के लिए शुरू करते हैं, फिर स्टेट पीसीएस में उनको एक मुकाम दिखता है और उसमें फिर वो सफल भी हो जाते हैं। तो कुल मिला के आपकी कहानी वैसी ही थी, और आप बहुत मुझे जो जब आपकी मैं कहानी सुन रहा था तो मैं बहुत कुछ रिलेट कर सकता था। हम सब उस दौर से गुजरे हैं जब रिजल्ट्स आते हैं और सफलता नहीं मिल पाती है। खैर, जो मेन बात आपने बोली कि आपने करंट अफेयर्स पे फोकस रखा और आप मेंस लिखने जा रही थी, बहुत मेंस के लिए पढ़ी नहीं थी, लेकिन बावजूद उसके मेंस तो लिखना ही है, वहां पे उत्तर लिखने हैं। तो आंसर राइटिंग के लिए क्या चीज ध्यान देना होगा, नंबर एक। और एक जो बात बहुत सुनने में आती है कि छात्र कहते हैं कि 16 घंटे पढ़ना चाहिए, 15 घंटे पढ़ना चाहिए, 14 घंटे पढ़ना चाहिए। घंटे क्या मैटर करते हैं? सर, घंटे मैटर करने वाली बात पहले बता देती हूँ। मैं कभी भी ये सोच के नहीं पढ़ती थी कि मुझे 8 घंटे, 10 घंटे, 16 घंटे पढ़ना है। मैं अपने लिए हमेशा टारगेट सेट करती थी। आज जो पढ़ना है उसका टारगेट मैं कल रात को ही प्रिपेयर कर चुकी होंगी, इस तरह से आगे बढ़ती थी। तो जो टारगेट होता था ना, वो टारगेट कंप्लीट करना है। अब अगर वो 4 घंटे में हो जाता है तो माय लक, अदरवाइज़ उसके लिए अगर 10 घंटे लग रहे हैं तो आई विल ट्राई टू कंप्लीट दैट टारगेट। और दूसरा फोकस करती थी कि जो भी दिन का लास्ट आवर मैं पढ़ रही हूँ, उसमें मैं पूरे दिन का रिविज़न कर लूँ। एंड उसमें जो आंसर राइटिंग वाली आपने बात कही, मैं कोशिश करती थी कि जो भी मैंने आज टॉपिक पढ़ा है, लास्ट आवर ऑफ रिविज़न के बाद मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी 2 आंसर्स लिख लूँ, सो दैट आई एम इन द साइकिल कि मेरे दिमाग में ब्रेनस्टॉर्मिंग कंटीन्यूअसली चलती रहे उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, सो दैट आई एम प्रिपेयर्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट कम फ्रॉम दैट टॉपिक। तो पहली चीज़ तो ये कि घंटों से मैं मुझे नहीं लगता घंटों से फ़र्क पड़ता है। हाँ, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन 16 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा। तो घंटों से फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात आंसर राइटिंग की, तो आंसर राइटिंग के लिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी, स्पेशली फॉर यूपीएससी, और वो चीज़ मुझे एमपीपीएससी में ऑटोमैटिकली काम आ गई। क्योंकि मैंने एमपीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा अलग से आंसर राइटिंग नहीं करी। बट जैसा होता है ना हमारा हम्म, यूपीएससी में कि हमें कुछ एक्स्ट्रा देने की हम कोशिश करते हैं। बिल्कुल। मेन आंसर जो कंटेंट है वो लोग सभी लोग लिखते हैं। लेकिन जैसे हम बात करते हैं कि हिस्ट्री में हम टाइमलाइन्स दें, क्रोनोलॉजी बताएँ, ज्योग्राफी में हम मैप्स ड्रॉ कर लें, पॉलिटी में हम आर्टिकल्स का मेंशन करें, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का मेंशन करें, इकोनॉमी में इकोनॉमिक सर्वे हम बजट को कोट करें, एथिक्स में डेली लाइफ एग्जांपल्स लिखें। तो आई ऑलवेज वर्क्ड ऑन दिस एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो ओके। मुझे लगता है वो काफ़ी हेल्प किया मुझे, और स्पेशली मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस एथिक्स के लिए भी ज़्यादा करी थी, क्योंकि जी। मैंने यूपीएससी में ये एक्सपीरियंस भी किया और एमपीपीएससी के बहुत एस्पिरेंट्स से सुना था कि एथिक्स में लोगों के पेपर छूट जाते हैं। तो आई वर्क्ड ओवर दैट टू, और कोशिश यही करती थी कि करंट अफेयर्स को हर आंसर में रिफ्लेक्ट कर सकूँ, सो दैट माय आंसर बिकम्स मोर एंड मोर रेलेवेंट। कि स्टार्टिंग में या तो इंट्रोडक्शन में कोई डेटा देकर, कोई फिगर देकर, या कोई भी रीसेंट इंसिडेंट हुआ है, उससे कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करती थी सर। ओके। कनेक्टिंग ऑल डॉट्स जो आपने बात बोली, एक चीज और मुझे इसमें जो देखने को मिली, समझने को मिली आपकी प्रिपरेशन स्टडी जब मैं सुन रहा हूँ, तो कि एक छात्र हम्बीर है। और जी। जब आपने बताया कि आंसर राइटिंग का कि आपने बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास किया,
और उन अभ्यासों से, क्योंकि आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही थी, बैक टू बैक आप क्या कहते हैं अदर स्टेट को भी लगातार दे रही थी, और एमपीपीएससी आप बहुत इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन वो शैटरिंग मोमेंट, रिजल्ट आना और फिर उसके बाद देना, ये तभी हो पाता है जब आपकी अभ्यास, मतलब आपने पूर्व में बहुत अच्छे अभ्यास कर रखे थे, तभी हुआ कि आपने उत्तर अच्छे से लिखे। एक चीज और, करेक्ट। चूंकि जी जी जी। मैं एक्चुअली बहुत ग्रेटफुल हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में अपने जो 1-2 साल बहुत तगड़ी प्रिपरेशन करी थी ना, हम्म उसका रिजल्ट मैं आज 5 साल बाद मुझे मिल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब मैंने एक्चुअल में, आई एम सेइंग इट एकदम फ़िल्टरलेसली, कि हम्म जब मैंने ये वाला एग्ज़ाम दिया था, आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड इट वेल, क्योंकि मैंने एमपीपीएससी की तरफ फ़ोकस नहीं किया था। एंड जब मेरा ये शैटरिंग मोमेंट था, उसमें जब आप ऑलरेडी इमोशनली ड्रेन्ड आउट होते हो, आपका दिमाग ऑलरेडी लगता नहीं है पढ़ने में, एंड हम्म अगले दिन मेंस था। तो हम्म जो मैंने उतने साल प्रिपेयर किए थे यूपीएससी के लिए, वो सारा का सारा मुझे पेपर 3 में, पेपर 4 में, एथिक्स में, हमारे स्टेट पीएससी में मैथ्स आता है थोड़ा, तो वो जो मेरी 10th 12th की पढ़ाई थी, वो सारी की सारी वहाँ काम आ गई। मतलब जो पेपर्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के बुरे जा रहे थे, वो पेपर्स मेरे बिना प्रिपरेशन के अच्छे चले गए, बिकॉज़ आई हैड प्रिपेयर्ड वेल फॉर देम इनिशियली। तो यस। इसका बहुत बड़ा मतलब, आपको कभी-कभी पता नहीं होता, आपको हम्म होता है ना कि हम पढ़ रहे हैं, आउटपुट ही नहीं आ रहा, तो बिल्कुल। हमें कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये सब कुछ वेस्ट है। जी। लेकिन उसका रिज़ल्ट मुझे लगता है ईश्वर हमेशा देते हैं। मेहनत किसी की नहीं रखते ईश्वर, तो वो हमेशा आपको उसका आउटपुट देते ही हैं। तो मुझे बिल्कुल, लगता है वो मेहनत का स्टार्टिंग फल मीठा होता ही है, वो कहते भी हैं उसको। जी। तो वो स्टार्टिंग की मेहनत अब जाके रंग लाई है। एक इससे मुझे थोड़ा सा एक दृष्टांत याद आ रहा है कि अर्जुन पांडवों और कौरवों में एकमात्र थे जिन्हें चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, और ये वही अर्जुन है, ये उसी समय की मेहनत है कि वो एक बाण मारते हैं और कर्ण का रथ हजारों मील दूर पीछे चला जाता है। ये वही प्रैक्टिस थी जो उन्होंने एज अ स्टूडेंट की थी, जो उनको काम आई, जो फाइनल महाभारत का युद्ध था। और महाभारत के युद्ध से ही एक सूक्ति की कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, बिल्कुल वो आप पे फिट बैठती है कि कर्म करने पे विश्वास रखिए, फल मिलेगा। कई बार वो फल तब मिलता है जब हम अपने सबसे दुखी स्टेज में रहते हैं, ठीक है। तो एक चीज मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा इसी से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, कि स्टडी आईक्यू में हम एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, सभी स्टेट्स की बहुत शानदार कोर्स चल रहे हैं, तमाम सक्सेस जो स्टोरीज निकली पिछले बैचेस से, तमाम छात्र निकले। आप तो खुद में लीडिंग विद एग्जांपल, यहाँ पे लीडिंग लेडी थी, आपने यहाँ पे पढ़ाया, आपने यहाँ पे पूरा कोर्स क्यूरेट किया, सब कुछ आपने देखा। कई बार छात्रों का कंफ्यूजन होता है कि अंग्रेजी भाषा चुने, हिंदी भाषा चुने, या किस भाषा में उत्तर लिखा जाए। तो इस पे आपकी क्या राय होगी, भाषा कितना महत्व रखती है? तो मुझे लगता है कि जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं, आप उसे चुनिए। आप लोगों की बातों में मत आइए, आप भीड़ में मत जाइए कि आपको क्या करना है। जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, ऐसा मैंने बहुत लोगों को देखा है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करी है, लेकिन उतने कंफर्टेबल नहीं है, पर उनको हिंदी भाषा चुनने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जी। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी गलती है। जिस भाषा में हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, हमें वो लैंग्वेज चूज़ करनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अदर फैक्टर्स। और मुझे नहीं लगता कि जब आपके आंसर्स चेक होते हैं, कोई मेजर डिफरेंस रहता है। हम्म जो पैरामीटर्स हैं सेम रहते हैं दोनों लैंग्वेजेस के लिए। तो जी। व्हाटएवर सूट्स यू, यू शुड गो विद दैट। अ, हरिवंश राय बच्चन की एक लाइन है ना कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। वो अभिधा में लिखी गई कविता यही बात बताती है जो अभी आपने बताई कि भाषा कोई भी चुनिए जिसमें खुद को रिप्रेजेंट कर सके, उसमें लिखना चाहिए। एक प्रश्न और, चूंकि आप वर्किंग प्रोफेशनल थी, आपने सफलता प्राप्त की, और वो भी तब जब पहले के जो आपके अटेम्प्ट्स थे वो बहुत अच्छे नहीं जा रहे थे। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है हर व्यक्ति की लाइफ में, चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। और आप तो एग्जाम की तैयारी भी कर रही थी, और जो प्रोफेशनल प्रेशर होता है, जो कॉर्पोरेट्स में टेक्स में प्रेशर होता है, वो भी आप झेल रही थी। तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखना चाहिए अभ्यर्थियों को? सर आई मेक अ मेंशन हियर कि आपने बोला कि वर्क प्लेस पे भी थोड़ा-सा मानसिक तनाव होता है। मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ, स्पेशली स्टडी आईक्यू पे। तो आई रियली फ़ील कि बहुत कमेंडेबल वर्क प्लेस है, अगर यस, किसी को काम करना हो तो। दैट वी ऑल एग्री एक्चुअली। और दूसरी बात कि कैसे क्या मैनेज करते हैं, तो पहली चीज़ तो ये कि इनिशियल टाइम्स में मुझे थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हुई थी, क्योंकि हम सब पढ़ने के लिए बैठ के पढ़ते हैं, बिल्कुल। तो हमारी एक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। तो आई स्टार्टेड सम एक्सरसाइज़ेज़
नॉर्मल वॉक्स, ये सब थोड़ा स्टार्ट किया था। और मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए मैं ये करती थी कि अपने दोस्तों से बात कर लेती थी, अपने फैमिली से। आई बिलॉन्ग टू अ जॉइंट फैमिली, तो मुझे जैसे होता है ना लोगों को डिप्रेशन फील होता है, एंग्जायटी फील होती है, आई नेवर फेल्ट दैट, क्योंकि हमारे जैसे आजकल हर किसी को प्राइवेसी चाहिए होती है, हम हम्म। लोगों को प्राइवेसी सूट नहीं करती, प्राइवेसी से हमें डिप्रेशन हो जाता है। यस। तो हम हर बार हमेशा किसी ना किसी से घिरे ही रहते हैं। तो क्योंकि मुझे लगता है फैमिली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, अगर आपको मोटिवेटेड रहना है, डिप्रेशन, एंग्जायटी से दूर रहना है, पैनिक से दूर रहना है, और अगर आप बाहर रह के पढ़ रहे हैं तो आपके फ्रेंड्स, जो आपके जेन्युइन फ्रेंड्स हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, दे आर द मेजर मोटिवेटर्स। उससे कोई आपकी मेंटल सिकनेस वाली चीजें नहीं आती है। एंड अनदर फैक्टर इज कि आपको खुद पे विश्वास हो। मतलब एक पॉइंट मेरे लाइफ में भी काफी ऐसे 1-2 पॉइंट्स आए थे जब आई फील द लोएस्ट। एक बार जब मैं प्रीलिम्स दे रही थी, उस टाइम पे मुझे बहुत शैटर्ड फील हो रहा था कि क्या होगा? बिकॉज़ आउटकम नहीं आ रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है। तो आई यूज्ड टू मेक दिस थिंग, एक अफ़र्मेशन हमेशा करती थी कि मैं अपने पेपर के ऊपर लिख देती थी दैट यू आर अ फाइटर। यस। मुझे बार-बार रिमाइंड कराती रहे वो चीज़। जब मैं कहीं पे अटकती थी ना और वो चली जाती थी उस ट्रैक पे कि भाई क्या होगा, रिज़ल्ट क्या आएगा ड्यूरिंग द पेपर, तो मैं अपना पहला पेज देखती थी और वहाँ पढ़ती थी दैट यू आर अ फाइटर। तो अपने आप में बिलीफ रखना पड़ेगा हमें, इफ वी हैव कम इंटो दिस स्ट्रगल। वो कहते हैं ना कि अगर आपने लक्ष्य इतना बड़ा चुना है, तो आपका संघर्ष छोटा कैसे हो सकता है? बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अपने आप में फ़ेथ रखना, अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स से कनेक्टेड रहना। एंड तीसरी चीज़ जो मैंने अगेन एंड अगेन सेटबैक्स के बाद सीखी कि ईश्वर में आपको विश्वास रखना चाहिए। एक पॉइंट था जब आई फेल्ट लाइक कि ओह गॉड, आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग विथ मी। आई हैव नो आइडिया वेयर यू आर टेकिंग मी, बट आई ट्रस्ट यू। तो हम्म। एक ट्रस्ट कि जो भी होगा एंड में अच्छा ही होगा, ऐसा भी बिल्कुल। बिल्कुल नहीं होगा कि सर्वाइवल ही ना हो सके। जी। ठीक है, जो होगा अच्छा होगा। तो आई फ़ील कि फैमिली, फ्रेंड्स, आपका खुद का ऊपर ट्रस्ट और थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ट्रस्ट अपने भगवान पे, जो भी आप जिसको भी मानते हैं, उनके ऊपर थोड़ा फ़ोकस रखिए, थोड़ा ट्रस्ट रखिए। एवरीथिंग विल गो फाइन। बिल्कुल, ये अभी जब मैंने कर्मण्येवाधिकारस्ते की बात बोली थी, तो अपने कर्म पे विश्वास रखिए। और कहते हैं ना कि कर्म ही पूजा है, तो आपकी जो मेन वर्शिप है, वो तो आपका वर्क ही है। और एक चीज़ मुझे याद आ रहा था जब आपने कहा कि मोटिवेशन हमें खुद में ढूँढना पड़ता है, कोई बाहर से आके देता नहीं है, आपको अपने वेज़ एंड मीन्स ढूँढने पड़ेंगे। तो मुझे एक नेशनल अवार्ड विनिंग मूवी है आँखों देखी, उसका एक सीन याद आता है कि जिसका जो मेन किरदार जो संजय मिश्रा के रूप में होता है, वो एक तख्ती लेके चौराहे पे खड़ा रहता है कि जो कुछ भी यहीं पे है, आँख खोल के देखो। तो ये चीज़ हमारे आस-पास ही होती है। कई बार हम मोटिवेशंस को किसी मोटिवेशनल स्पीकर में, किसी की सक्सेस स्टोरी में देखते हैं। सबकी अपनी स्टोरीज़ होती हैं, आपकी अपनी खुद की स्टोरी थी। और जाते-जाते एक और प्रश्न जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है और मुझसे बहुत से जब मैं पढ़ाता हूँ, एथिक्स पढ़ाता हूँ या जब मैं हिस्ट्री की क्लासेस लेता हूँ, तो बच्चे बहुत पूछते हैं कि किन चीज़ों से बचा जाए? क्योंकि सिविल सर्विसेज़ बहुत फ़ोकस्ड रहने का एग्ज़ाम है। वो कहते हैं ना कि परसिस्टेंस, परसिवरेंस और पेशेंस, आप खुद इसकी मिसाल हैं। तो किन चीज़ों से बचना चाहिए एक अभ्यर्थी को? और मतलब अगर जैसे अगर आप और भी कोई हेल्थ रूटीन अगर बता सकें कि मेडिटेशन या इससे जुड़ी कोई चीज़ तो बहुत अच्छा रहेगा। सो सबसे पहली चीज़ जिनसे बचना चाहिए इज़ हुँ, सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट आपको कभी-कभी बहुत ज़्यादा लो फ़ील करा देता है और आपका सारा कॉन्फिडेंस हिल सकता है। हुँ, दूसरा, स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। कई बार ऐसा होता है कि यस। लोग आपको कुछ भी बोल के चले जाते हैं, उनको कोई अंदाज़ा भी नहीं है और आपको, जैसे मुझसे एक बार किसी ने कहा था कि सपने अपनी हैसियत के हिसाब से देखना चाहिए। अभी मिले थे 2-4 दिन पहले। मैंने अच्छा। बोला अब तो हैसियत बन गई होगी मेरी। हुँ, हुँ, तो उन लोगों से थोड़ा-सा दूर रहना चाहिए। एंड तीसरा, मुझे लगता है एज़ एन एस्पिरेंट थोड़ा-सा सोशल मीडिया से मैंने पर्सनली थोड़ी दूरी बनाई हुई थी। जब मैं हो गया काफ़ी कुछ चीज़ें मेरी, मैं टीचिंग की फ़ील्ड में आ गई थी, तब मैंने सोशल मीडिया जॉइन किया। तो आई थिंक सोशल मीडिया कैन बी अ मेजर डिस्ट्रैक्टर, क्योंकि हम फ़ोन निकालते हैं कोई चीज़ गूगल करने के लिए और हम 1 घंटे बाद वापस पढ़ाई पे आते हैं। तो दैट हुँ, कैन बी वन थिंग। एंड हाँ, पर्सनली अपनी हेल्थ को थोड़ा अच्छा रखने के लिए सुबह उठकर एक्सरसाइज, बेसिक मेडिटेशन, या कुछ नहीं तो सिर्फ एक छोटी-सी वॉक अलोन, कि आप हेलो। थोड़ा-सा अपने आप को एनालाइज़ कर सकें, अपने आप को थोड़ा विश्वास दिला सकें दैट यू विल बी एबल टू डू इट। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एंड कंडीशंस के आगे हार नहीं मानिए, बस। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आया जो अ, अभी आपसे बात करते-करते आया, चूँकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने रूटीन में रखते हैं,
पर अक्सर वो साइड में चले थे। जैसे मैं हॉबी की बात करता हूं, तो बहुत से लोग हॉबी को लेके क्रिटिकल रहते हैं, और हॉबी की बात आई तो एक और प्रश्न मेरे ध्यान में आया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शायद मैं मिस कर रहा था। इंटरव्यू में 175 नंबर का इंटरव्यू होता है, आपने 152 नंबर लाए। देखिए, मैं मतलब मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, पर हम सब ने बहुत से टॉपर्स की जर्नी देखी और बहुत से टॉपर्स के मार्क्स देखे। कुछ तो ऐसी बात रही होगी जो आपको लगा कि आपकी काम करी इंटरव्यू में। इस दौरान मैं हॉबी के प्रश्न को भी मैं चाहूंगा आप उसका उत्तर दें। एक इंटरव्यू के लिए किन चीजों का ध्यान देना चाहिए? दूसरा, अगर हॉबीज वगैरह है तो उस पर कितना ध्यान देना चाहिए? वो अच्छी बात है कि मुझे ध्यान आ गया, क्योंकि आपके जो नंबर्स थे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। मुझे लगता है सामान्य तौर पे ये नंबर आते नहीं है लोगों के। जी। सर मुझे लगता है दोनों क्वेश्चंस इंटरलिंक्ड है। जी। हॉबी जो है, हॉबी ने मुझे बहुत ज़्यादा मदद करी इंटरव्यू के दौरान जी। और मेरी हॉबी इवॉल्व हुई है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि प्रिपरेशन के दौरान सब छोड़ देना चाहिए। उल्टा मेरे साथ ये हुआ कि मैंने अपनी हॉबी को इवॉल्व किया। मेरी 2 हॉबीज़ हैं मेनली स्केचिंग और टीचिंग। टीचिंग तो मेरी प्रॉपरली आपके थ्रू और आपके प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुई है। मेरा पहला लेक्चर और आजकल के लेक्चर्स में काफ़ी अंतर है। जी। तो मेरा जो पूरा इंटरव्यू भी था ना, वो इसी के हॉबी के आस-पास ही घूमा था। तो जी। हॉबी भले आप पहले छोड़ देंगे, लेकिन जब आप डैफ भर रहे होंगे मेंस का, तब आपको सारे के सारे वो पाप याद आएँगे जब आपने हॉबी छोड़ के किए। मुझे लगता है हॉबी छोड़नी नहीं चाहिए बिकॉज़ इट प्रोवाइड्स यू कम्फर्ट। एक होता है ना क्राइसिस में कम्फर्ट मिलना, वो हॉबी से मिलता है। मतलब मैं जब बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में होती थी, मैं कुछ ना कुछ स्केच करती थी एंड दैट गेव मी कम्फर्ट कि हाँ, ये और जो हमारे मन में जो भी चीज़ें होती थी ना, वो बाहर निकल जाती हैं हम्म। हॉबी के थ्रू। चाहे कोई भी हॉबी हो, तो हॉबी परस्यू करनी चाहिए और हॉबी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसके लिए अलग से टाइम निकालो। जब भी आप सबसे ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में होते हो, तब हॉबी आती है आपको याद में। तो वो हॉबी को अपनी प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी चीज़ कि इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू में मेरे मार्क्स इतने कैसे आए, उसका भी श्रेय मैं पूरी तरह हॉबी को दूँगी अपनी। शुरुआत डैफ से हुई थी, तो उसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि टीचिंग आपकी हॉबी है, तो आप क्या पढ़ाते हो? तो मैंने उनसे बताया कि मैं करंट अफेयर्स, एथिक्स ये सब पढ़ाती हूँ। तो पूरा का पूरा इंटरव्यू टीचिंग, करंट अफेयर्स इनके ऊपर चला और दूसरी चीज़ कि क्योंकि मेरा ये कम्फर्ट एरिया था, तो उसमें मेरे पास एक पॉज़िटिव एज थी। दूसरी चीज़ कि क्योंकि इतना टाइम मैंने पढ़ाते-पढ़ाते निकाला है, लास्ट 3-4 साल हो गए पढ़ाते-पढ़ाते, तो एक कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी डेवलप हो गई हैं, एक्सप्रेसिव जो कैपेबिलिटी है, वो अच्छी हो गई है एंड आई एम कैमरा फ्रेंडली ऑल्सो। तो यस। मुझे अब डर नहीं लगता सामने कितने भी लोग हों, पढ़ाते हुए भी ये चीज़ हमको समझ में आती है धीरे-धीरे। तो कितने भी लोग हों, उनसे डर नहीं लगता, कैसी भी बात कर रहे हों, लगता नहीं है। तो बहुत स्मूथ फॉर्म में इंटरव्यू गया था मेरा। और मुझे पता ही नहीं चला, मतलब मेरा इंटरव्यू काफ़ी लंबा चला था, 25-30 मिनट्स चला था। बाकी एस्पिरेंट्स जो थे मेरे साथ में उनका 5, 10, 15 मिनट चल रहा था। तो मुझे पता भी नहीं चला था कि इतना टाइम हो गया बिकॉज़ इट वाज़ गोइंग वेरी स्मूथ। जो नहीं ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ बीच में नहीं आ रहा था तो मैं उसको भी उसमें इंक्लूड कर रही हूँ। जो नहीं आ रहा था उसके लिए सिंपली सॉरी बोल के आगे बढ़ रहे थे। तो मुझे लगता है इंटरव्यू में जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है वो यही है कि जो आपको आता है आपको उसको अच्छे से एक्सप्रेस करना है। यू हैव टू बी वेरी एक्सप्रेसिव व्हाइल यू से एनीथिंग, कि आप बहुत कन्विक्शन के साथ बोलिए जो भी आप कहते हैं। और जो नहीं आता आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनीवेज़ वो आपको नहीं आता है। आप कुछ भी मेकअप करने की कोशिश करेंगे, आपके सही चेहरे है। पे दिख जाएगा। दिख जाता है। तो कोई मतलब नहीं है कुछ भी फेक करके। जो है सच्चे रहिए, जो भी रियल है वो चीज़ बताइए और कन्विक्शन के साथ बोलिए एंड बिलीव दैट यू आर अ फाइटर। यस। तो दैट वाज़ द होल मंत्रा फॉर इंटरव्यू। यस। बिलीविंग इन योरसेल्फ। एंड जब दुष्यंत कुमार लिख रहे थे कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे ही सफल और सुफल प्रयासों की बात कर रहे थे जो आपकी जर्नी से छात्रों को देखने को मिलेंगे। तो मयूरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्टडी आईक्यू में हमसे बात करने के लिए। और आप तो हमारी साथी रही, आपसे बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिला, और उन छात्रों को जरूर मिलेगा जो स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म से मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कि कैसे छोटी छोटी बातें बाद में कितनी ज्यादा मैटर करती हैं। कि कोई एक लड़की या कोई एक छात्रा जो प्रोफेशनल लाइफ में लगातार एक, जिसे कहते हैं ना कि 7 से 8 घंटे की पढ़ाने के बाद खुद की पढ़ाई कर रही है, परिवार से एक वहां पे क्या कहते हैं छिड़ी हुई है कि नहीं हमको सिविल सर्विसेज निकालना है, और फाइनली वो रिजल्ट ला के देती हैं। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। स्टडी आईक्यू से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मयूरी जी।
थैंक यू सर।